Hello everyone, welcome to the Cold Radio. I'm your host Bhavna Joshi and we are here with a brand new health series, Sehat Sutra, where we talk about well-being not just after illness but before it begins. वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जिसे हर वर्ष अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है, इस साल इसे फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन्स वर्क की थीम के साथ मनाया जाएगा. दिस थीम इज एम्ड एट एजुकेटिंग पीपल हाउ वैक्सीन्स हैव प्रोटेक्टेड आवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज फॉर जनरेशंस. And to understand true power of immunization, today we have Dr. Saru Sirohi with us. Hello, Dr. Saru. Hello. Welcome to our podcast. So before starting this podcast, I'll just give brief introduction about her. So she has completed her education from VMMC and Safdarjung Hospital. Also, she has worked with Khasi tribe in Meghalaya, and for now, she is practicing as a general physician in Delhi University. Today she will guide us through the facts, clear common myths और कुछ अहम सवालों के जवाब. So stay with us till the end. So Dr. Saru, इस बातचीत की शुरुआत एक बुनियादी सवाल से करते हैं. इम्यूनाइजेशन, जिस शब्द को हम अक्सर सुनते हैं पर शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते. So today through this podcast I want to know the real meaning of immunization. Okay. So basically, Bhavna, immunization is the process of making a person resistant to an infectious disease through the administration of a vaccine. तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होता है उसको वीक करके या मार के या उसके फ्रैगमेंट्स करके छोटे छोटे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. सो दिस इज लाइक अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉर द इम्यून सिस्टम. Our immune system recognizes the germs and prompts the body to create antibodies that fight future real infections. वैक्सीनेशन के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज और लॉन्ग टर्म मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाते हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब एक्चुअली में हमें उस पैथोजन से इन्फेक्शन होता है तब हमारी बॉडी रेडी होती है और रैपिडली रिस्पॉन्ड करती है उस इन्फेक्शन को और बहुत इजीली फाइट कर लेती है. ओके, सो आपने इस इम्यूनाइजेशन के मतलब को काफ़ी आसान तरीके से हमें समझाया है एंड आई थिंक अब इम्यूनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हम काफ़ी हद तक अवेयर होंगे. तो इसी के साथ नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि कई तरीके के मिथ्स और डाउट्स हैं हमारे वैक्सीनेशन को लेकर. तो क्या ऐसे में जो पेरेंट्स हैं क्या उनको हेजिटेट करना चाहिए अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराते वक्त, या वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सेफ या सिक्योर है या नहीं? वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से सिक्योर है और पेरेंट्स को, गार्डियंस को अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए. वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है और उससे ज्यादा क्रूशियल है हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए. माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं बच्चों को, जैसे फीवर हो गया या सोरनेस हो गया, पर ये डिजीज के साइंस नहीं होते. ये साइंस एक्चुअली होते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है बच्चे का वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. कुछ वैक्सीन्स होती हैं जैसे कि MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन या फिर रोटा वायरस वैक्सीन होती हैं. ये वीकेंड लाइफ टाइप की वैक्सीन्स होती हैं. तो बहुत ही रेयर केसेस में ये थोड़े बहुत सिम्टम्स कुछ बच्चों में प्रोड्यूस कर सकती हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनको ऑलरेडी कोई इम्यूनो डेफिशिएंट कंडीशन ऑलरेडी होती है, या तो मतलब वो पेशेंट स्टेरॉइड्स पे है या फिर वो पेशेंट HIV पॉजिटिव है. एक और बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन आजकल है कि वैक्सीन्स ऑटिज्म कॉज करती हैं बच्चों में. तो ये बिल्कुल ही मिथ है, ये बिल्कुल ही गलत है. 2009 में एक NIH की स्टडी हुई थी. उस स्टडी में 20 से ज्यादा एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज की कंक्लूजन्स को इंक्लूड किया गया था और क्लियरली प्रूफ किया गया था कि ना तो थायोमर्सिल से और ना ही MMR वैक्सीन से ऑटिज्म होता है. Time and again studies have shown that autism rates are the same in vaccinated and unvaccinated children. ओके, तो आई थिंक अब हम क्लियर है कि वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सेफ है एंड सिक्योर है एंड देयर इज नो नीड टू बी हेजिटेट व्हाइल गेट वैक्सीनेशन. इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगी कि इम्यूनाइजेशन क्योंकि एक प्रोसेस है तो आई थिंक इसका कुछ शेड्यूल होगा ताकि हम किसी भी वैक्सीनेशन की अपनी जो डेट है उसको मिस ना करें. बिल्कुल,
एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है, हर कंट्री का अलग शेड्यूल होता है, और हर जैसे इंडिया में जो शेड्यूल फॉलो होता है हम उसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बोलते हैं। ये गवर्नमेंट सरकार हमारे बच्चों को मुफ्त में पूरा इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है, पूरा शेड्यूल ये बच्चों को फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, और ये आपके डिस्पेंसरीज पे, सब सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहीं से भी आप लगा सकते हो। आप अपनी आंगनबाड़ी से लगवा सकते हो, आशा वर्कर्स भी आपको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत सारी सरकार ने बहुत सारे सेंटर्स अवेलेबल करे हुए हैं जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों को जाके वैक्सीनेशन करवा सकते हो। तो इंडिया में जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो कुछ इस तरह फॉलो होता है कि बर्थ पे 3 वैक्सीन लगती हैं, BCG जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। फिर 6, 10 और 14 वीक्स पे ओपीवी फिर से लगती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन लगती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 चीजें होती हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, और इसके साथ साथ 6, 10, 14 वीक्स पे ही रोटा वायरस भी लगता है। इसके सिवाय 6 वीक्स और 14 वीक्स पे फ्रैक्शनल IPV जो कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है वो लगती है, और उसके साथ साथ न्यूमोकोकल PCV वैक्सीन ये भी लगती है। फिर 9 कंप्लीटेड मंथ्स पे PCV वैक्सीन का बूस्टर लगता है, MMR वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगती है, विटामिन A दिया जाता है बच्चे को, और जापानीज एन्सेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज JE फर्स्ट डोज लगती है। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। Apart from this, there are some more vaccines like the malaria vaccine or the meningitis vaccine, which are not a part of NIS, but you can ask your healthcare provider about it. और अगर वो आपकी स्टेट में एंडेमिक है और आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तो वो आप अपनी चॉइस से लगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरू फॉर शेयरिंग द शेड्यूल विद अस, ताकि अब मुझे लगता है कि हम कोई भी वैक्सीनेशन अपने मिस नहीं करेंगे। शेड्यूल के अकॉर्डिंग, डेट्स के अकॉर्डिंग हम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रह पाएंगे। इसी के साथ बहुत लोगों को ये भी लगता है कि अगर उनके बच्चों के आसपास के बच्चे अगर वैक्सीनेटेड हैं पूरी तरीके से, तो उनको अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये पूरी तरीके से मिथ है या फिर कुछ इसमें सच्चाई भी है? तो ये जो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है इसको हम तकनीकी भाषा में हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, बट हर्ड इम्यूनिटी टोटल इम्यूनिटी नहीं होती। हर्ड इम्यूनिटी सिर्फ तभी काम करती है जब एक बहुत हाई परसेंटेज ऑफ पीपल, हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होता है। If too many people start relying on others, then the herd technically breaks down and the diseases re-emerge. और ये अभी हमें रिसेंट में देखने को भी मिला है। यूएस में 2025 में 48 मीजल्स के आउटब्रेक्स हुए हैं, और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि मीजल्स की हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 95% वैक्सीनेशन कवरेज चाहिए रहता है। तो क्योंकि अब सब लोगों को यही एक कॉमन मिसकंसेप्शन लगने लगी है कि हमारे बच्चे के आसपास तो बच्चे इम्यूनाइज्ड हैं ही, तो हम अपने बच्चे को क्यों करें, तो इसलिए वो जो हमारा रिक्वायर्ड मीजल्स का 95% कवरेज रेट चाहिए था हमें हर्ड इम्यूनिटी के लिए, वो ड्रॉप करके अबाउट 92% हो गया है, और 3% ड्रॉप में ही हमें 48 आउटब्रेक्स देखने को मिले हैं, जो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट नंबर है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वैक्सीन को लेकर ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है ये ना होए। इंटरनेट पे कोई भी रैंडम सोर्स को ना बिलीव करे। इससे अच्छा बेटर ये रहता है कि अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें, अपने डाउट्स, अपने डर उनके साथ शेयर करें और अपने फिजिशियन को ट्रस्ट करें। डोंट ट्रस्ट रैंडम रील्स दैट यू सी ऑन एनी सोशल मीडिया वेबसाइट। तो आई थिंक अब क्लियर है कि जो इम्यूनाइजेशन है वो काफ़ी ज़रूरी है, और ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बात आपने कही, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो कहीं ना कहीं चिल्ड्रन से और किड्स से डायरेक्ट लिंक करती है। तो मेरा अगला सवाल यही है कि क्या जो वैक्सीनेशन है वो सिर्फ किड्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है या फिर एडल्ट्स को भी वैक्सीनेशन की नीड होती है?
Adults absolutely need vaccines to maintain their immunity. एज के साथ साथ न्यू हेल्थ रिस्क्स इमर्ज करते हैं, तो बहुत सारे वैक्सीन्स होती हैं जो एडल्ट्स में नेसेसरी होती हैं, जैसे कि एनुअल फ्लू शॉट जो होता है वो सभी एडल्ट्स के लिए रिकमेंडेड होता है, उसको हर साल लगाना चाहिए। अक्टूबर से नवंबर के महीने में डेफिनेटली एनुअल फ्लू शॉट लगाना चाहिए। उसके सिवाय जो टेटनस की वैक्सीन होती है, टीडी या टीडैप वैक्सीन होती है, उसका बूस्टर हर 10 साल में रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली टीडैप वैक्सीन या टीडी वैक्सीन जो होती है वो लॉकजॉ से हमें बचाती है, वूपिंग कफ से हमें बचाती है, तो इसका भी हर 10 साल में बूस्टर लगता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में 2 टेटनस की डोजेस मस्ट होती हैं। 4 वीक्स का गैप रहता है दोनों टेटनस की डोजेस में, 1 महीने का गैप रहता है। और जब आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी होती है और सेकेंड प्रेगनेंसी आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के 3 साल के अंदर अंदर हो जाती है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में 1 ही डोज लगता है, और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी 3 साल के बाद हो रही है तो फिर 2 डोज लगते हैं। इसके सिवाय आज की डेट में जो एक नई वैक्सीन है और जो आजकल काफी चर्चा में है, वो है HPV वैक्सीन, और वो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप की ये वैक्सीन होती है, ठीक है। कॉमनली सर्वरिक्स के नाम से आती है, जो सबसे पहले HPV की वैक्सीन आई थी वो सर्वरिक्स नाम की थी। आजकल जो बहुत कॉमनली यूज हो रही है वो गार्डासिल 9 के नाम से आती है। बहुत ही सेफ है, बहुत ही इफेक्टिव है, और HPV वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है हमें कैंसर से, कैंसर्स जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से स्प्रेड होते हैं। तो HPV से हमें कौन कौन से कैंसर्स हो सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, वेजाइनल कैंसर हो सकता है, वल्वर कैंसर हो सकता है, एनल कैंसर हो सकता है, इवन थ्रोट कैंसर भी हो सकता है। कैंसर्स के सिवाय ये जेनाइटल वॉर्ट्स भी कॉज कर सकता है। तो HPV वैक्सीन हमें इन सब चीजों से बचाती है। HPV वैक्सीन की एक आइडियल एज होती है लगने की, वो होती है 9 to 14 ईयर्स, पर ये 45 ईयर्स तक आप इसको लगवा सकते हो। बट इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज गिवन बिफोर एक्सपोजर टू सेक्सुअल एक्टिविटी। जब आप 9 to 14 ईयर्स के एज में लगाते हो तो 2 डोजेस लगती हैं, जो कि 6 to 12 मंथ्स अपार्ट रहती हैं, डिपेंडिंग आप कौन सी टाइप की वैक्सीन लगा रहे हो। और जब आप 14 ईयर्स के बाद 45 ईयर्स तक लगाते हो तो यूजुअली 3 डोज का शेड्यूल रहता है। ओके मैम, आई थिंक कि अब हमें इससे ये ज़रूर पता चला है कि वैक्सीनेशन जो है वो सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि एडल्ट्स को भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एज के साथ साथ ही न्यू चीज़ें, न्यू थ्रेट्स हमारे पास आते हैं, और जिस तरीके से आपने HPV के बारे में हमें बताया, तो आज की इस बातचीत से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि इम्यूनाइजेशन सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। And for this discussion, a heartfelt thank you to Dr. Saru Sirohi for sharing such valuable insights with us, bursting our myths and telling us the real truth. And to all our listeners, remember, don't wait for illness to remind you of your health. Immunization अपनाइए और एक सुरक्षित स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। And with this, I, Bhavna Joshi, take your leave, and you were listening to Sehat Sutra on Cool Radio.